नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द NS0 पर। मैं इस समय बाराबंकी में एक ऐसे परिवार के साथ हूँ, जो पूरा परिवार एक महिला को आगे बढ़ाने के लिए और महिला सशक्तिकरण का एक जो मैसेज है, उसको जीता जागता उदाहरण है। डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल जो साइंटिस्ट हैं और इन्होंने एक ऐसा रिसर्च किया है पराली को लेकर। किसान आज की डेट में पराली से काफ़ी परेशान है। वो पराली को जलाना जितना आसान समझता है, उसे ये नहीं पता कि उससे प्रोडक्टिविटी जो हमारी मिट्टी की है वो ख़त्म हो रही है और आगे आने वाले टाइम पर हमारी जो फसलें हैं वो भी कम होंगी और जो प्रोडक्टिविटी है वो घटेगी। तो ऐसे में इन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट लगभग तैयार किया है जो पराली से ही इस्तेमाल होगा और पराली से ही बनेगा और किसानों को दिया जाएगा, तो उनकी फसल की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और मिट्टी की उपजाऊ जो क्वालिटी है वो बढ़ेगी। मैम, बहुत स्वागत है आपका। क्या मेन मोटो था इसका और कैसे दिमाग में आपके आए? मेन मोटो तो हमारा यही था कि ये प्रॉब्लम बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रही है कि लोग राइस स्ट्रॉ को जला देते हैं, फार्मर्स एंड ऑल। तो हम लोगों का मेन मोटो ये था कि हम इस राइस स्ट्रॉ जो कि एक बायो वेस्ट है उसको यूज़ करें और उससे कुछ ऐसा प्रोडक्ट जनरेट करें जो कुछ इनकम जनरेट करें एंड नेक्स्ट रन पे हमारा इन्वायरमेंटल कंडीशंस को भी कुछ अच्छा करे, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करें। तो हम लोग माइक्रोबायोलॉजी डिवीज़न से अभी लिंक्ड हैं। उसमें ऑलरेडी हम लोग कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर रिसर्च करते हैं और उनके स्ट्रेन्स की हम लोगों ने स्टडी करी है कि वो स्ट्रेन पर्टिकुलर कंडीशन में कैसे है, क्या करता है। तो कुछ हमारे ये मिक्सचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स था जिसको हम ट्राइकोडर्मा कंसोर्शिया का नाम दे रहे हैं। उसको हमने यूज़ करके राइस स्ट्रॉ के साथ मिलाया एंड वो काऊ डंग को भी हम लोगों ने एज अ बाइंडर यूज़ किया। उनको यूज़ करके हम लोगों ने एक प्रोडक्ट जनरेट किया। ये कहानी तो बहुत बड़ी है प्रोडक्ट जनरेट करने की, जो मैं आपको कुछ लफ्ज़ों में बता रही हूँ। उसको फिर हम लोगों ने मशीन्स, हम लोग DST फंडेड प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो फंडेड प्रोजेक्ट है। उससे हम लोगों ने पैलेटिंग मशीन को इंडेंट किया था एंड एक ग्राइंडर को इंडेंट किया था। ग्राइंडर वॉज टू राइस स्ट्रॉ को आप छोटा छोटा महीन पीस लेंगे एंड पैलेटिंग मशीन पैलेट्स बना देंगे। पैलेट्स मतलब जैसे आप गोलियां लेते हैं या छोटी छोटी कुछ भी, तो नॉर्मली किसान उसको ऐसे अपने खेत पे ऐसे डाल देगा तो धीरे धीरे वो मिट्टी के साथ मिलके चली जाएगी, या फिर वो डाल के उसको एक बार ऐसे उस पर ट्रैक्टर भी चला देगा तभी वो थोड़ी नीचे चली जाएगी, तो धीरे धीरे वो अपना वर्क करने लगेगी। तो अगर मैं बहुत बैकग्राउंड लेवल पे आपको बताती हूँ तो उसमें हम लोगों ने खेत पे ही जाके राइस स्ट्रॉ को लिया, जो उनका वेस्ट मटेरियल होता है, उसमें हमने ट्राइकोडर्मा कंसोर्शिया को मिलाया एंड जो हमारा ये काउडंक है उसको मिलाया। उनके सामने ही हम उनको मिलवाते थे, वो खुद ही उससे मिलवाते थे और उसके बाद उसको 1-1.5 महीने के लिए ऐसे ही छोड़ देते थे ताकि जो ट्राइकोडर्मा कंसोर्शिया है वो राइस स्ट्रॉ पे वर्क करे, उसको डिग्रेड करे, उसके डिफरेंट न्यूट्रिशनल कंटेंट हैं जो सिक्रीट आउट हो जाएंगे एंड देन फिर वो उसको खेतों पे अप्लाई करता था। तो ऐसे वेरियस प्रोसेसेस में, मतलब वेरियस नंबर ऑफ टाइम्स हम लोगों ने इसको अप्लाई किया। से वाटरमेलन की प्रोडक्टिविटी में भी चेक किया, देन पोटैटो की भी प्रोडक्टिविटी पे चेक किया, टोमेटो की भी प्रोडक्टिविटी पे चेक किया। हम लोगों ने 2 विलेजेस को सिलेक्ट किया था, वन वॉज सतावा एंड अनदर वॉज भानमो। तो दोनों पे ही हम लोगों ने, सतावा में मैंने मस्टर्ड पे चेक किया था। मस्टर्ड में तो आई कैन श्योर कि प्रोडक्टिविटी रेट हमारा 40% तक इंक्रीज़ हो गया था। ये फार्मर ने ही मुझे, और मैं जितना भी फीडबैक है वो लेती फार्मर से ही थी। फार्मर का सेटिस्फैक्शन कितना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हम क्या रिपोर्ट कर रहे हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि वर्क फार्मर को कर रहे हैं। तो मेरा जो मेन मोटो था वो फार्मर्स को इस चीज़ से अवेक करना था। उस प्रोडक्ट की जो यूज़फुलनेस है वो फार्मर इस चीज़ को जाने, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो मैं उनके साथ करती थी। तो इनिशियली मैंने देखा कि वो थोड़ा डरते थे मुझसे, मुझे नहीं, वो एकदम से कहते थे कि हाँ आप हमारे खेत को यूज़ कर लीजिए या आप, तो वो मुझे छोटा एरिया देते थे। मैं उतने में खुश हो जाती थी कि ठीक है, मुझे एक मौका मिला है, मैं उसको अप्लाई करूँगी। तो उसमें हम लोग अप्लाई करते थे और उसके बाद वो देखते थे कि हाँ हमारा, मतलब वो छोटे एरिया का ही प्रोडक्ट वो खुद भी चेक करते थे। हम लोग, उनको पहले कंपैरेटिव स्टडी नहीं पता होती थी, तो हम उनको बताते थे कि देखिए इसको निकालिए और ये जिसमें आपने केमिकल फर्टिलाइज़र डाला है इसको निकालिए, तो दोनों को आप एक साथ ऐसे रख के चेक करिए। वो मैं फ़ोटोज़ भी उन्हीं से मंगवाती थी ताकि वो उनको खुद भी रियलाइजेशन हो कि क्या कैसे हो रहा है। तो धीरे धीरे उनका ट्रस्ट बढ़ता चला गया कि हाँ हम ऐसे कर रहे हैं। फिर मैंने उनको नेक्स्ट स्टेप पे बोला कि आप केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना कम करिए, मतलब 50% रिड्यूस करिए उसको। फिर धीरे धीरे मैंने एक बार पूरा ही % रिड्यूस करवाया था, बट पूरा % वो रिड्यूस करने के लिए अभी नहीं सहमत हैं, क्योंकि देखिए एकदम से ही मेरा ये जो प्रोडक्ट है वो ऐसा भी नहीं है कि हाँ डिजीज़ रेजिस्टेंट है। बट हम लोगों ने एक साइड रिसर्च हम लोगों के लैब में और भी चल रही थी जो डिजीज़ के अगेंस्ट चल रही थी। उसमें बैक्टीरिया का हम लोगों ने इनोकुलम डाला था, तो उसमें ये मिला था कि डिजीज़ जो है प्लांट में कम हो रहा था। तो आगे हम फर्दर ये भी रिसर्च कर सकते हैं कि जो मेरा कंसोर्शिया है और जो दूसरा अवेलेबल है हम उसको भी मिला के उसमें डाल सकते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइज़र तो किसान यूज़ करता था, बट
कम उसने कर दिया था यूज़ हमारे प्रोडक्ट के साथ। अच्छा। तो ये एक मतलब मेरा जो माइलस्टोन था ये कवर हुआ था इस प्रोजेक्ट के साथ। सेकंड, हम लोग एक प्रोडक्ट भी बनाना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट के लिए ही हम लोगों ने इस मशीन्स को वो किया था कि अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे और उसके बाद इस टेक्नोलॉजी को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हम किसी कंपनीज़ में करते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट से। ये एक नॉन प्रोसेस है और उसकी एक अलग डिवीज़न होता है जिससे हम लोग अपना अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं। बड़ी समस्या है पराली जलाने की, इसको लेकर सरकार भी तमाम गाइडलाइन आई और सैटेलाइट से तमाम पिक्चर्स लिए जाते थे, फाइन भी लगता था, मुकदमे होते थे। यस। आपके दिमाग में कैसे आया, क्योंकि आपका कोई फार्मर से बैकग्राउंड नहीं है? नहीं, नो, हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि फार्मर से बैकग्राउंड नहीं है। हम अवेक रहते हैं बिकॉज़ हमें रिसर्च करनी है। अगर हमें प्रॉब्लम नहीं पता होगी तो हम रिसर्च कैसे करेंगे? तो हमारा जो बैकग्राउंड होता है, हम उस पे डिफरेंट न्यूज़ को पढ़ते हैं या फिर डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं कौन सी हैं, या हम किसानों के साथ भी इंटरेक्शन करते हैं। किसान हमारे पास भी आते हैं। पीछे होता था कि वो पान के लिए उनका कुछ पान का कुछ प्रॉब्लम रहता था कि उसमें कुछ ये जो ब्लैक सा वो बन जाता है, तो वो उसके लिए आते थे। तो वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही बताते हैं। एंड सेकेंडली, हमारे देश में क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, हम उससे भी अवेक रहते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम कुछ आइडिया अपना जनरेट करें। हमारा काम ही यही है कि हम रिसर्च से कुछ ऐसा कुछ जनरेट करें। जैसे आप कोरोना वैक्सीन को देख लीजिए, कोरोना आया तभी इतनी बड़ी वैक्सीन जनरेट हो गई। उससे पहले तो उसका तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन तभी निकलेगा, तो हम उसको उस तरह से सोचते हैं, देन उसके लिए कुछ वो करते हैं। अभी किस स्टेज पर है आपका ये रिसर्च है और कब तक किसान के पास वो चीज़ आ जाएगी जो आप लोग तैयार कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों का तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं। बस ये हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जब होगी तो उसको कोई इंडस्ट्री टेक ओवर करेगी। तो अगर इंडस्ट्री टेक ओवर करेगी तो वो अपने प्रोडक्ट्स बनाएगी। बाकी हम लोगों ने साइड वाइज एक छोटा सा ये ऑब्जेक्टिव हमारा था कि हम फार्मर्स के साथ अलग अलग जगहों पे छोटा डिमॉन्स्ट्रेशन मीटिंग्स करेंगे, जहाँ पे से मैंने अभी तो 2-3 फार्मर्स को दिखाया ऐसे। बट एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि जैसे मैं भानमऊ जाती थी तो मैं एक फार्मर के पास उनके उस पे खेत पे डालती थी, तो धीरे धीरे वो अगल बगल वाले फार्मर्स भी मेरे पास आए थे, मैडम आज हमें भी दे दीजिएगा, मैडम आप हमें भी दे दीजिएगा। तो मैं उनको भी वो प्रोडक्ट मतलब उनको दे के चली जाती थी जो मेन किसान होते हैं कि आप इनको भी आगे डिस्ट्रीब्यूट करिएगा। तो ये भी एक मेरे लिए मतलब एनकरेजमेंट की बात है कि अगर किसान मेरे पास खुद आ रहा है कि आप आज हमें भी दीजिएगा, ये भी करिएगा, तो उसको भी तो कहीं से ये इन्फॉर्मेशन कन्वे हो रही है, तभी वो चाह रहा है कि हाँ मेरे खेत पे भी डालिए। लेकिन हमारा काम था रिसर्च करना, लेकिन अब इसको ब्रॉड स्केल पे लेके जाना, इसको बड़े एरिया पे फैलाना, ये काम अभी बाकी है। अच्छा, जो प्रोडक्ट आपका है वो मिट्टी पे काम करेगा या मतलब फसल पे काम करेगा, क्या उसका मेन? मिट्टी पे भी काम करेगा, क्योंकि मिट्टी में हमारा ऑर्गेनिक कंटेंट जो है, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है, उसको वो फॉर श्योर बहुत इंक्रीज़ करेगा। उस पर मैंने पूरी रिसर्च करी है। मैंने पहले मिट्टी ली जिसमें हम लोगों ने मतलब जो नॉर्मल पहले किसान की मिट्टी थी, हम लोगों ने उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट को नापा था। डिफरेंट ऑर्गेनिक कार्बन ही नहीं और भी हैं, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सबको हम लोग नापते थे। और उसके बाद ये डालने के बाद भी, और ये नहीं कि सिर्फ एक बार नापा, 6 महीने पे डाला, फिर 1 साल पे डाला, फिर 2 साल पे डाला, उसको नापा, तो ये भी हमको डिफरेंसेस मिलते थे। तो ये एज ए फर्टिलाइज़र की तरह बायो फर्टिलाइज़र को कह सकते हैं। यस। जैसे आजकल किसान अपना एक प्लांट लगा लेते हैं, गोबर से और कचुए से खाद बनाते हैं, उस टाइप से इसको किसान देखें। हाँ, लेकिन इसका बायो फर्टिलाइजर्स तो बहुत सारे हैं, ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर भी बहुत सारे हैं। आप लोग अलग अलग मतलब हमें उतने नाम भी नहीं पता होते जितने किसान को पता होते, क्योंकि वो इतना भर भर के केमिकल डाल रहा है और उसको डालने में बिल्कुल भी हिचक नहीं होती है। वो अपने लिए तो ऑर्गेनिक खेती कर रहा है, वो खुद भी बताता है कि क्योंकि इतना हम केमिकल खाएंगे तो बहुत नुकसान कर जाएगा। बट उसको क्योंकि उसको पैसा चाहिए, उसको प्रोडक्टिविटी चाहिए, और दुनिया जिस रास्ते पे चल रही है, क्योंकि वो तो अपना इनकम को नहीं लॉस करेगा ना, तो वो खूब भर भर के केमिकल्स डालते हैं। ये लोग वो खुद बताते हैं हम लोगों को कि डालते हैं। सो व्हाट वाज योर क्वेश्चन? मैंने ये पूछना था कि ये एज अ बायो फर्टिलाइज़र ही किसान इसको माने जब उनको? हाँ, बायो फर्टिलाइज़र ही माने, बट उसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई, जो पराली जलाने का जो है, वो अगर हमारा बंद हो जाएगा तो जो नवंबर दिसंबर में आसपास में आपको स्मॉग की प्रॉब्लम मिलती है, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो ख़त्म हो जाएगा। सेकेंडली, जो सॉइल की हमारी प्रोडक्टिविटी लॉस हो रही है जलाने से, वो भी कम, मतलब वो भी उसका भी प्रॉब्लम मतलब निवारण हो जाएगा। किसान के मन में एक ये भी होता है कि उससे हर चीज़ का दाम मिले, क्योंकि इनकम उनकी कम होती है। बिल्कुल, ठीक है। तो अगर इनकम के नज़रिए से देखें तो पराली जलाना उनके लिए इसलिए आसान होता है कि और चीज़ें यूज़ करेंगे, उसको हटाएंगे, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि नहीं हमारी पराली भी बिक सकती है, बिल्कुल, अगर वो बिकेगी तो वो भी उनके लिए एक इनकम का ज़रिया बनेगा। अगर और धीरे धीरे अगर सपोज़ मैंने तो आज एक लेवल पे बात करी है जिसमें हम लोगों ने एक रिसर्च किया है, अगर इसको आप आगे बढ़ाइए, या आजकल देखिए आप कितने फर्टिलाइजर्स के पैकेट्स मिलते हैं, कोई अलग मशीनरी लगा के बेच रहा है, कोई अलग मशीनरी लगा के बेच। इसी तरह से अगर ये प्रोडक्ट भी बिकने लग जाएगा तो फिर सोचिए कि पराली कितनी बिकने लग जाएगी। तो किसान तो उसको कलेक्ट करेगा, फिर वो उसको बेचेगा, हो सकता है ग्राइंडिंग का अलग प्रोसेस लग जाए और उसके बाद एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन का अलग लग जाए। तो
ये प्रॉब्लम तो फिर आप बहुत लेवल तक हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बट एग्जीक्यूशन होना चाहिए। ये तो आपका एक जो प्रोजेक्ट था वो लगभग कंप्लीट है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो थोड़ा सा बताएं क्या है वो, और कब से शुरुआत हुई, और उसकी मतलब इनिशिएट कहाँ से? यस, मुझे ये मैं बहुत लकी अपने आप को फ़ील करती हूँ कि मुझे ये अलग इनिशिएटिव मिला है, मतलब इनिशिएटिव मेरी लाइफ में आया है कि मैं एज अ पोस्ट डॉक्टोरल स्कॉलर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिवरसाइड में वर्क करने जा रही हूँ। वहाँ पे मैं रिसर्च करूँगी सिट्रस फ्रूट्स पे, जहाँ पे हम डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी को जनरेट करेंगे, जिसमें कि वो अभी वहाँ पे भी एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है जो इंडस्ट्रीज़ इनकाउंटर कर रही हैं कि जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें एक डिजीज़ आ जाता है। तो हम उससे रेजिस्टेंट वैरायटी को जनरेट करेंगे जिसमें कि वो बैक्टीरिया या वो वायरस जो है वो उन क्रॉप्स को अफेक्ट ना करे। वो जो फ्रूट्स प्रोड्यूस होंगे वो डिजीज़ मतलब उनमें वो डिजीज़ नहीं होगा, तो उनको तो ये है कि इकोनॉमिकली भी वो अच्छा होगा। एंड उसको मैं फर्दर मेरे पास जब वो इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं उसको यहाँ पे इंडिया में पे आके एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। हमारे पास भी यहाँ पे नागपुर में ही है हमारा भी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो सिट्रस पे वर्क करता है, और भी बहुत सारी जगहों पे हैं, बट नागपुर में इस समय लाइमलाइट में रिसर्च हो रही है। वहाँ पे आप जानते ही हैं नागपुरी संतरा कितना इंपॉर्टेंट है और कितना लोकप्रिय भी है। तो अगर हम वहाँ पे भी इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे तो डेफिनेटली हमारे देश के लिए ये अच्छा होगा। इस तरह की समस्याएं पहले भी आती हैं। और इसी तरह मैं ये एक एक्सचेंज प्रोग्राम पे भी जा रही हूँ, जो इंडिया और यूएस के बीच का एक एक्सचेंज प्रोग्राम है। अच्छा, उसी के उस पर जा रही हूँ। अच्छा। तो डेफिनेटली वो यूएस का जो इन्फॉर्मेशन मैं लेके आऊँगी वो इंडिया में हेल्प करेगा। अच्छा, उस टीम में कितने लोग हैं जो आपके साथ रहेंगे? वो यूएस में वहाँ पे ही होगा, ये मुझे इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट होता है उसमें वो लोग का ही ज़्यादा होता है। हमें जाके वर्क करना होता है, हमें सीखना है कि वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस है। अभी हम लोग उतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं हैं। इस तरह की जो आपने बताया कि डिजीज़ लग जाते हैं इस तरह सिट्रस फ्रूट में, तो ये अभी भी है और किसान दूसरी दवाओं से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो क्या मतलब जो आप लोग रिसर्च करेंगे वो ज़्यादा कारगर होगा इसके लिए? बिल्कुल, उसमें दवाएं नहीं यूज़ होंगी, उसमें हम वैरायटी ही अलग जनरेट कर देंगे। जैसे कि आप ब्रीडिंग वैरायटीज़ देखते होंगे ना कि ये चावल की एक अच्छी वैरायटी है, इसको खरीदो, ये अच्छा है, इसमें खुशबू भी आ रही है, ये पतला भी है, और ये सारी चीज़ें हैं। तो उसी तरीके से हम एक ये अलग वैरायटी प्रोड्यूस करने जा रहे हैं वहाँ पे, जो फर्दर पहले से भी रिसर्च हो रही है और मैं उसका एक हिस्सा बनने जा रही हूँ। मतलब ये एक नई वैरायटी है, और तो जितने सिट्रस फ्रूट है सबके ऊपर होगा वो अप्लाई? हाँ, यस। अच्छा, लाइम्स पे भी होगा, यानी कि नींबू पे आपका जो सिट्रस, वहाँ पे देखिए वहाँ पे ज़्यादा वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। जो ग्रेप फ्रूट वगैरह है वो यहाँ पे वो इंडिया में नहीं है, बट वो सेम रिसर्च हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एटलीस्ट वी कैन हैव एन आइडिया कि वहाँ पे वो लोग क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसको यहाँ पे आके कुछ यूज़ कर सकते हैं। कितना टाइम लगेगा इसमें, और कितने साल का प्रोजेक्ट है? अभी मेरा ये 2 इयर्स का प्रोजेक्ट है, मैं 2 इयर्स के लिए जा रही हूँ। बाकी फर्दर डिटेल्स तो वहीं जाके, मतलब जैसे जो वहाँ के हैं जो गाइड हैं या जो प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर हैं वो जैसा मुझे सजेस्ट करेंगे कि क्या है, वहाँ जाके पता लगेगा। प्रेजेंटली मुझे 2 इयर्स के लिए बुलाया जा रहा है। अच्छा, उस दौरान ये प्रोजेक्ट होल्ड पे रहेगा या इसमें आगे काम होगा पराली वाला जो है? ये मैंने अभी, मेरी टीम है वो पीछे वर्क करेगी, बट क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट का मेन प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर थी, तो जब तक मैं यहाँ प्रेजेंट नहीं हूँ तो ऑन पेपर वो प्रोजेक्ट नहीं चल सकता है, तो उसको मैंने होल्ड पे डालने के लिए रिक्वेस्ट किया है। लेट्स सी कि डीएसटी हमें क्या रिप्लाई करती है। आपने 2 बहुत बड़े काम, एक कर दिया है लगभग और एक करने वाली है जी। इसमें आप एक महिला हैं, एक माँ हैं, एक पत्नी भी हैं। कितना सहयोग आपको परिवार से मिला? क्योंकि देखा जाता है कि जो रिसर्च स्टूडेंट स्कॉलर्स होते हैं वो शादी के बाद कहीं रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। हाँ, इसमें मेरे परिवार का बहुत सहयोग है। मेरी माँ ने मुझे यहाँ तक पीएचडी तक पहुँचाया था, लेकिन पीएचडी के आगे की जो मेरी जर्नी है वो मेरे ससुराल के परिवार ने ही मुझे आगे बताया। मुझे हर तरीके से सपोर्ट करना, आगे करना, और मतलब मुझे हमेशा एनकरेज करना कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम काबिल हो, उसको करो। तो मैं आज यहाँ पे पहुँची हूँ तो अपनी माँ के भरोसे, मतलब वहाँ का परिवार और यहाँ का परिवार, दोनों के परिवार के सपोर्ट से ही मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। और स्पेशल योगदान मेरे हस्बैंड का है, जिन्होंने मुझे हर फेज़ पे, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, मेरे साथ भी यही हुआ था कि जब मेरा बेबी हुआ तो मुझे लगा था कि नहीं, मुझे अब अपना करियर को ड्रॉप कर देना चाहिए, नहीं मैं दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चला सकती। लेकिन मुझे उन्होंने एक बार भी इस बात के लिए सहमति नहीं दी कि नहीं तुम अपना करियर रोकोगे। उन्होंने बोला नहीं, तुम धीरे धीरे बढ़ाओ, कुछ नहीं है लेकिन बढ़ेगा, आगे कुछ बढ़ेगा। तो आज उसका ही ये रिज़ल्ट है कि मैं आज भी यहाँ तक आ गई हूँ। और ये सिलेक्शन होने के बाद भी मुझे लगता था कि मैं कैसे जाऊँगी, मुझे जाना तो था, ये बात तो सही है, लेकिन अगर आपको सपोर्ट से कोई चीज़ें मिल रही हैं, फेवरेबल कंडीशन चीज़ें मिल रही हैं, तो बात ही कुछ और होती है। तो इसीलिए मैं आज यहाँ पे हूँ और खुशी के साथ यहाँ पे हूँ। आपको बड़ा क्रेडिट दे रही हैं आपकी पत्नी। क्या आपने सोचा, क्योंकि बहुत कम लोग सोचते हैं, दायरा बहुत छोटा होता है कि ठीक है आप पत्नी हैं, घर संभालिए, बच्चों को संभालिए, अब लाइफ अफेक्ट हो रही है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं, ऐसी बात है, अगर
मान लीजिए कुछ फाउंडेशन है तो उसके ऊपर अगर कोई नींव अच्छी है तो मतलब मकान या बिल्डिंग अच्छी ही बननी चाहिए। तो नींव इनकी माँ ने इनको दे रखी है, फिर हमारे पास आके केवल खाना बनाए और घर संभालें, ये साथ में भी हो सकता है। तो हाँ, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है इन सब केसेस में, दोनों लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। कोई एक आराम से नहीं रहता, मतलब ऐसे जैसे एक 2 पार्ट कहते हैं तो दोनों पार्ट को बराबर वर्क करना पड़ता, कोई ज़्यादा कोई कम नहीं। तो ठीक है, मतलब ऐसा कुछ कठिन तो नहीं रहा, मगर हाँ ये रहा कि सहयोग के साथ काम करने में ये अच्छाई रही कि पत्नी का सहयोग हमको भी बहुत ज़्यादा मिलता है। और हम चाहते भी हैं कि मतलब हम दोनों लोग कहीं अच्छी जगह पे और कुछ ऐसा काम कर पाएँ जहाँ पे हम समाज को कुछ मतलब दे पाएँ। जो हमने पढ़ा है, जो हम आगे कर रहे हैं, इससे हम समाज के लिए कुछ कर पाएँ। और उस लेवल पे आने के लिए आपको मतलब मेरा मानना है कि आपने जितनी पढ़ाई करी है उसके आगे काम करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई जो आपकी है वो फाउंडेशन है। जो आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा उससे आप कहीं पहुँचेंगे और उससे आप काम कर पाएंगे। तो वो इस उद्देश्य के साथ हम लोग चलते चले जा रहे हैं। अब देखते हैं कहाँ तक आगे बढ़ते हैं। जी, परिवार से कितना सपोर्ट मिला? क्योंकि कभी कभी बहुत ही ज़्यादा, कभी कभी कंडीशन आ जाती है कि यार अब डिस्टर्बेंस हो रहा है परिवार में। नहीं, मेरा ये बच्चा है आपके सामने, 2.5 साल का बेटी है मेरी, और इसका भी बहुत सहयोग रहता है। मतलब इसको हम लोग अगर कहते हैं कि बेटा थोड़ा सपोर्ट करो, मतलब खुद की भावना रख के, तो इसका भी सपोर्ट रहता है। बाकी ये मेरी मम्मी है, इनका इतना सपोर्ट रहा है कि अगर हम लोग पूरा दिन 1-1 हफ्ते बाहर हैं तो मम्मा पूरा घर संभाल रही हैं। और वर्किंग वूमेन, अगर वाइफ वर्किंग वूमेन है तो ये बाहर जाती हैं तो छोटे से बच्चे को घर में संभालना, खुद को डायबिटीज़ हो रखा है मगर फिर भी ये इसको पूरा संभाल लेती हैं। ठीक है, पापा का सहयोग ये रहा कि पापा LIC में इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं, सीनियर इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं, अभी MD-RT हैं। फिर भी इनका सहयोग ये रहा कि हमें फाइनेंस के लिए बहुत बार नहीं सोचना पड़ता कि अगर हम ओवर फाइनेंसिंग भी किसी चीज़ में लग रही है तो पापा हैं बैकग्राउंड में। और बाकी कभी मना तो किसी चीज़ के लिए किया ही नहीं, हमको कभी मना नहीं किया और बहू को बिल्कुल नहीं मना किया। हाँ, ये चीज़ बहुत अच्छी रही है। ये बात मैं कहना चाहूँगी कि मेरा अपने ससुर से बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन है। जनरली लोगों का ऐसे नहीं होता है, और मेरे ससुर ने मुझे वो बहुत स्पेस दिया है कि जिसमें उनसे हर लेवल पे बात कर सकती हूँ और एक डिस्कशन भी प्रॉपर होता है। और हमेशा एनकरेजमेंट उनका बहुत ज़्यादा रहता है हर चीज़ को, कि हाँ आगे करो, पढ़ाई है तो उसको आगे यूज़ करो, सब कुछ करो। तो ये सपोर्ट हमारा परिवार का तो कंप्लीट पैकेज मिला है आपको, ससुराल और मायके का दोनों का सपोर्ट आपको मिल रहा है। उन महिलाओं को क्या संदेश देंगी, क्या अपील करेंगे उनसे जो कहीं ना कहीं इन सब चक्रों में फंस के अपना भविष्य खराब कर लेती है? हाँ, देखिए ये चीज़ सही है कि मतलब अभी मुझसे कोई आके महिला ये भी कह सकती है कि आपके पास तो बहुत सपोर्ट मिल गया इसलिए आप कर गई, लेकिन लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज़। अगर आज मैं ये कह रही हूँ कि मुझे बहुत सपोर्ट मिला है, तो ये हर इंसान जानता है कि ज़िंदगी में सिर्फ फूल ही फूल नहीं होते हैं, कांटे भी होते हैं। तो हर इंसान ने कुछ ना कुछ मैनेज करके वो कहीं पहुँचा होता है। तो किसी की लाइफ में कुछ आ रहा होता है, किसी की लाइफ में कुछ आ रहा होता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप मैनेज करें या उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाले, सोल्यूशन होता ज़रूर है। मैं भी यहाँ तक पहुँची हूँ तो कुछ ना कुछ टफ फेजेस मैंने भी देखे हैं, उनको सॉर्ट आउट करके किसी ना किसी तरह, बस एक जज्बा होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है। वो जज्बे की अगर कमी रहती है तो ही आप मतलब लेडीज़ हर कंडीशन का कोई सोल्यूशन होता है। जैसे मैंने सोचा था कि मेरा बच्चा होगा तो मैं उसको स्टार्टिंग में ही उसको स्कूल में, मतलब जैसे डे केयर्स होते हैं उन सब में डाल दूँगी, लेकिन मेरे टाइम पे कोरोना आ गया। कोरोना आने के बाद मैं उस डिसीजन को नहीं ले सकती, तो उस कंडीशन में कोई और डिसीजंस आए सामने जिसमें हम लोगों ने कुछ और इम्प्लीमेंटेशन किया। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक रिसर्च, अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसका क्या सोल्यूशन निकाल रहे हैं। तो मैं मतलब लेडीज़ से ये कहना चाहूँगी कि आपके पास कोई भी कंडीशन हो, कुछ भी हो, बट भगवान आपके लिए एक रास्ता ज़रूर छोड़ के रखते हैं, आप उसको ढूंढिए ज़रूर और उस पर चलिए ज़रूर, आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। जी, तो आपके अंदर जज्बा होना चाहिए और ईश्वर और जो संभावनाएं बनती हैं हर सभी की ज़िंदगी में एक बार वो अवसर आता है जब उसको वो पहचाने और आगे बढ़ सके। परिवार का सपोर्ट भी ज़रूरी है, जैसे पल्लवी आपको मिला है, तो उन महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है और बहुत अच्छी मिसाल है जो ये सब सोच के रुकती हैं, थमती हैं कि नहीं हमारे सामने अब ये दिक्कत है, तो दिक्कतों से आगे बढ़िए, ज़िंदगी के बारे में सोचिए और जिससे समाज को भी आप कुछ दे सकें और परिवार को भी कुछ दे सकें। बाराबंकी से मैं नितिन श्रीवास्तव, द NS0 के लिए।